आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार अकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है सीजी सेट पेपर 2 ज्योग्राफी और आज का हमारा जो क्लास है वो है 6 क्लास। 5वां क्लास में हमने विभिन्न सिद्धांत देखा था, जिसके अंतर्गत पर्वत निर्माण के सिद्धांत, आपके प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, रेडियो एक्टिव सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। ठीक, आज हम लोग अध्ययन करेंगे महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, जो कि डेली ने दिया है, और विभिन्न प्रकार के जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है या संवहन धारा सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत जो बच गए थे उनको देखेंगे। साथ में डेविस और पेंग का जो सिद्धांत है उसको भी अध्ययन करेंगे। फिर आपका ढाल प्रतिपादन का सिद्धांत है उसको अध्ययन करेंगे। यानी कि आज की क्लास में हो सकेगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि जो सिद्धांत वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला हम लोग अध्ययन करेंगे डेली का सिद्धांत। जो डेली महोदय ने सिद्धांत दिया है उसका नाम है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। ठीक, ये जो सिद्धांत है ये 1926 में इन्होंने दिया है। ठीक है, और ये सिद्धांत किससे संबंधित है आपको ये भी याद रखना है। ये जो सिद्धांत है ये पर्वत निर्माण से संबंधित है। और कौन से पर्वत? वलित पर्वत। ठीक, तो ये जो सिद्धांत है ये वलित पर्वत के निर्माण से संबंधित है। ठीक, चलिए तो देखते हैं इसकी जो मुख्य बिंदु क्या है या मुख्य व्याख्या पॉइंट इन्होंने क्या बताया है। पहला, डेली का जो मानना है या मुख्य विचार है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। जो ग्रेविटी बल है इसकी वजह से ही जो महाद्वीपों का पीक है या ऊंची पॉइंट है वो क्या होता है? फिसलता है। गुरुत्वाकर्षण की जो पॉइंट होता है वहां से ये फिसल करके कहाँ आता है? भू अभिनतियों में आता है। ये इनका मानना है। यानी कि महाद्वीपों की जो द्रव्यमान ढलान क्षेत्र है वहां पर फिसल जाते हैं ये। ठीक, और इसकी जो दर है और प्रकृति है ये पर्वत निर्माण की उत्पत्ति को प्रभावित करता है, उसका प्रमुख कारण है। यदि आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, कोई स्थलखंड है ना, और स्थलखंड के पास जो महाद्वीप का द्रव्यमान जो है वो ढाल है वो क्या है? तीव्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ जो स्थलखंड है वो क्या हो जाएगा? ये टूट टूट करके नीचे गिरेगा इस वाले स्थान में, और फिर इसमें वलन पड़ेगा और यहाँ पर्वत का निर्माण होगा। ये इनका कहना है। ठीक, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये क्या हो जाएंगे? टूट टूट के इसमें गिरेंगे, यहाँ पर फिर जमाव हो जाएगा, निक्षेपण होगा, फिर इसमें दबाव पड़ेगा, फिर इसमें संपीड़न उत्पन्न होगा, संपीड़न से वलन पड़ेगा, फिर वलित पर्वत निर्मित होगा। ठीक, और ये जो इस क्रिया के माध्यम से जो जमाव होता है उसको डेली ने क्या बोला है? गुंबद बोला है, डोम। ठीक, और इन्होंने बताया है कि जो पृथ्वी में 3 तरह के डोम थे या 3 डोम थे। एक उत्तरी ध्रुवीय गुंबद या उत्तरी ध्रुवीय डोम, फिर दक्षिणी ध्रुवीय डोम और भूमध्य रेखीय डोम। ये 3 तरह के डोम हैं। यानी कि महाद्वीपीय भाग, इसका मतलब आप लोग समझ लेना। ठीक, गुंबद, ये इसलिए मैं डायग्राम भी बना दिया था। ये आपका गुंबद है। इसमें आपका जो द्रव्यमान ढाल है इसके आधार पर ये क्या होता है? फिसलता है नीचे। ये बोला है ग्रेविटी की वजह से। ठीक, तो ये है इनका कहना। ठीक, अब ये जो गुंबद क्षेत्र है यानी कि महाद्वीपीय क्षेत्र है इसमें अपरदन उत्पन्न होता है। अपरदन उत्पन्न होने से इसमें क्या हो जाएगा? जो अवसादें हैं, सेडिमेंट है, वो भूमध्य रेखा के पास आती हैं और क्या हो जाता है? जो भू अभिनतियां बना हुआ है जो सिंक्लाइन, उसमें जाके जमा हो जाते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये जो क्या है, ग्रेविटी बल की वजह से यहाँ से अपरदन की वजह से टूटेंगे, फिर द्रव्यमान ढाल के किनारे किनारे ये ऐसे आएंगे और ये जो भूसन्नति है या यहाँ पर भूसन्नति है वहां पर जाके ये जमा होने लग जाएगा। फिर इससे क्या हो जाएगा? एक प्रकार का निक्षेप तैयार होगा। ये निक्षेप में संपीड़न होगा, फिर पर्वत बनेगा। ठीक, ये इनका विचार है। चलिए, डेली के अनुसार जो जल के भाग है उसमें जल का जो भार बनेगा, जलीय भाग का जो भार है और लगातार उसमें होने वाले अवसादीकरण है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? जो भू सन्नति है या भू अभिनति है उसमें क्या होता है? धसाव होता है। आप सभी को पता है कि जो जल का भार है उसमें क्या हो जाएगा? दबाव पड़ेगा, और साथ में इसमें अवसादीकरण भी होने लग जाएगा। तो ये दबाव पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? जो भू अभिनति है या जितने भी भू जियोसिंक्लाइन है वो क्या हो जाएगा? नीचे की ओर धसेंगे। ठीक, फिर क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो आपका माउंटेन क्षेत्र है या गुंबद है, इस गुंबद का जो पीक है अपरदन के कारण क्या हो जाएगा? इस भू अभिनति में आएगा। ठीक, तो टूट टूट करके ये गिरेगा। ये जो डोम कहा है इन्होंने, इसी डोम का जो भाग है वो इसमें गिरेगा। ठीक, भू अभिनति में। फिर क्या होगा? जो भाग कमजोर रहेगा वो ज्यादा नीचे धंसेगा, है ना। डोम से जब टूट टूट कर अपरदित होकर गिरेगा
तो जो भाग कमजोर रहेगा वो ज़्यादा नीचे धंसते हुए जाएगा। ठीक, फिर इन्होंने क्या कहा है, जो महाद्वीपीय खंड है, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स है, ठीक, वो क्या हो जाएंगे, भू अपनतियों को फिसलते जाएंगे, जो कि मैं पहले से ही बताते आ रही हूँ, है ना, टूट करके फिसलेंगे। तो वे क्या हो जाएंगे, भू अभिनति में जमा होते जाएंगे, और इसी जमा हुए जो पदार्थ है उसको हम लोग बोलते हैं अवसाद। ये जो अवसाद है इसमें क्या हो जाएगा, फिर दबाव पड़ने की वजह से संपीड़न क्रिया होगा। संपीड़न क्रिया होता है तो क्या होता है, दो ओर से ये स्थलखंड में इस प्रकार से बल पड़ता है, दोनों ओर से बल पड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एक वलन पड़ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार संपीड़न बल के कारण क्या होगा, भू अभिनतियों के अवसाद मुड़कर वलित रूप में धारण कर लेगा, यानी कि वलित का निर्माण होगा, वलन का निर्माण होगा। ठीक, और फिर महाद्वीपीय खंडों का फिसलन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक इसमें अवसाद का जमा होगा, और उतना ही अधिक इसमें दबाव पड़ेगा, और उतना ही अधिक इसमें वलन का निर्माण होगा, और जितना अधिक वलन का निर्माण होगा उतना ही अधिक ये क्या हो जाएंगे, जो ऊपर नीचे आपका वलित पर्वत है उसका निर्माण हो जाएगा। ठीक, ये इनका मुख्य सिद्धांत है। चलिए आगे इनके विचार को देखते हैं। डेली का मानना है कि, या इन्होंने एक तर्क दिया है कि जो बाहरी क्रस्ट है, भूपर्पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंतर्गत आपका महाद्वीप और महासागर खंड दोनों सम्मिलित है। ठीक, उसका घनत्व नीचे के जो अध्य स्थल है, अध्य स्थल हम लोग देखे थे नीचे वाला, ठीक, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे वाला जो अर्ध पिघली हुई अवस्था वाला बोले हैं वो वाला है, ठीक, अधिक होता है। इसलिए जो महाद्वीपीय खंड है टूटते हुए भाग जो है वो महासागरीय क्रस्ट के कुछ हिस्से अध्य स्तर पर डूब जाते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये क्या है, ऊपर जो महाद्वीपीय खंड बताए हैं वो क्या है आपका सीमा सियाल हो गया, और ये क्या हो गया, सीमा हो गया, ये समझ लीजिए अभी। ठीक, हाँ, तो इसमें डूब जाता है, ये खंड है, कुछ खंड जो है भारी होने की वजह से ये इन्होंने कहा है। ठीक, फिर भू अवनतियों के अवसाद जो है वो ये जो अध्य स्तर है यानी कि सीमा है उस पर तैरते रहते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, संपीड़न बलों से ये मुड़ करके पर्वत बनाते हैं। देखिए अब इनका सिद्धांत कैसे मोड़ लिया है, ये जो अर्ध पिघली क्षेत्र है इसमें तैरते रहते हैं, ये जो स्याल है यानी कि भूमि क्षेत्र है वो गिर करके फिसल करके, है ना, और उससे फिर पर्वत बनता ही, ये बोला है, यहीं पर इसका आलोचना होगा, देखना आप। ठीक, तो डेली ने इस सिद्धांत के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल को पर्वत निर्माण का मुख्य कारण माना है, यह मुख्य शक्ति माना है, और इसी सिद्धांत से फिर वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। इन्होंने उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी वितरण को समझाने का प्रयास किया है, इसके माध्यम से जो वलित पर्वत है उसका जो विस्तार है उसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक, और फिर देखते हैं अब इसकी आलोचना तो होना ही है, ऐसा उटपुटांग सिद्धांत देंगे तो, है ना। चलो आलोचना में क्या है ये देखते हैं। जो डेली महोदय है इन्होंने पृथ्वी की संरचना के विषय में गलत विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक, जैसे आपने पहले देखा ही है सिद्धांत को जब मैं बता रही थी तब, तो पूरी तरीके से मिथ्या लग रहा था, है ना। इन्होंने जो ऊपरी पपड़ी है इसका घनत्व क्या बोला है, अध्य स्तर से अधिक बताया है, इसीलिए तो इन्होंने कहा है कि ये जो सियाल है, पृथ्वी का पपड़ी है यानी कि सियाल है, वो अध्य स्तर पर जाकर डूब जाता है, जबकि ये गलत है। जो सीमा है, जलीय स्तर है, वो किसमें डूबता है, जो सियाल है उसके नीचे डूब जाता है, क्योंकि जो जलीय क्षेत्र है उसका घनत्व अधिक है, स्थल का घनत्व कम है, हमने पहले ही देखा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। तो इसमें क्या होता है, जो स्थल खंड है उसके नीचे जो जलीय खंड है वो क्या होता है, डूबता है। ठीक, आप समझ गए, अध्याय स्तर ये है, ये क्या है आपका स्थल खंड है, ठोस है, इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है। ठीक, तो जिसका घनत्व ज्यादा है वो हल्की परत के नीचे दबेगा कि नहीं, क्योंकि इसका भार अधिक है इसीलिए वो नीचे जाएगा। लेकिन इसके विपरीत ठीक बताया है इन्होंने, जो डेली महोदय है इन्होंने फिसलन सिद्धांत में जस्ट उसके विपरीत बताया है। उन्होंने कहा ये स्थल खंड नीचे दबेगा और ये खंड इसको नीचे दबाएगा, ये बोल रहा है ये, जो कि गलत है। ठीक, फिर सेकंड इसकी आलोचना है, डेली का सिद्धांत उनके द्वारा कल्पित जो तथ्य है उस पर आधारित है, लेकिन जो प्रमाण प्रस्तुत है या डेली ने उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वो इसको साक्ष्य सिद्ध नहीं करता। ठीक, फिर नेक्स्ट इसकी आलोचना है, डेली ने भूसन्नति के विषय में गलत विवरण दिया है। भूसन्नति से इन्होंने बताया नहीं है ठीक से। इन्होंने भूसन्नति कैसे होता है, हमने देखा ये लंबा होता है, सकरा होता है और कम गहरा होता है ना, जली भाग होता है लेकिन उथला होता है। इन्होंने क्या बता दिया है, जो भूसन्नति है उसको एक गहरा भाग बता दिया है, वो भी जैसे जैसे महाद्वीप का टुकड़ा फिसल फिसल के इसमें गिरेगा, डोंग का जो भाग है वो
ये और गहरा होते जाएगा, ये इन्होंने बताया। फिर इसमें वलन पड़ेगा और पर्वत निर्मित होगा, जो कि पूरी तरीके से क्या है, एक तरीके का मिथ्या विचार है। ठीक, फिर अगला आलोचना है इसका, इन्होंने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के विषय में एक गलत धारणा को जन्म दे दिया इसकी वजह से। तो ये इसकी इस प्रकार से आलोचनाएं हुई है। ठीक, तो ये हो गया आपका डेली का फिसलन सिद्धांत पर्वत निर्माण का। अब आगे देखते हैं हम लोग तापीय संकुचन सिद्धांत, जो कि जेफ्रीज महोदय ने दिया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है अपने सिद्धांत में। ये जो सिद्धांत है जेफ्रीज महोदय ने 1929 में दिया है, इसको याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे 1929 में दिया है। ठीक, क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना है। और ये भी सिद्धांत इनका पर्वत निर्माण का सिद्धांत है। इन्होंने संकुचन का सिद्धांत दिया है, उन्होंने डोम का फिसलन सिद्धांत दिया है या महदी का फिसलन सिद्धांत दिया है, इन्होंने संकुचन द्वारा पर्वत निर्माण का सिद्धांत दिया है। ठीक, जेफ्रीज महोदय ने तापी संकुचन का। अब देख लेते हैं इसकी मुख्य अवधारणा क्या है, क्या विशेषताएं हैं सिद्धांत की। जो जेफ्रीज महोदय हैं वो बताते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उस समय जो पृथ्वी का जो तन बोल दिया जाए वो कैसे था, ये हम लोग को इसमें देखना है। ठीक, तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय क्या था, जो पृथ्वी है वो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा लगातार कम हो रहा था। यानी कि विकिरण क्या होता है इसमें, जो पृथ्वी था पहले तप्त था, फिर विकिरण की क्रिया हुई, यानी कि ऊष्मा को ये क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो ऊष्मा मुक्त हो जा रहा है, तो ऊष्मा मुक्त होने से क्या हो रहा है, ये लगातार धीरे धीरे ताप मुक्त हो रहा है, यानी कि इसमें तापमान में ह्रास हो रहा है और ये ठंडी हो रही है, ये बताया है। इससे इसका मतलब क्या है कि इसमें शीतलन हो रहा है। प्रारंभ में क्या हुआ, धीरे धीरे शीतलन प्रारंभ हुआ और शीतलन प्रारंभ होने की वजह से ये क्या हो गया, सिकुड़ते रह गए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, प्रारंभ में पृथ्वी गर्म था निर्माण के समय। ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें शीतलन होने लगा, शीतलन होने लगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सिकुड़न आया, ये इनका कहना है। ठीक, फिर जेफ्रीज के अनुसार पृथ्वी के जो केंद्र है वो लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ठीक, लेकिन जो उसकी ऊपरी परत है 700 किलोमीटर की जो मोटी परत है उसका तापमान कम हुआ, जो ऊपरी परत है उसका तापमान कम हुआ और गहराई वाला जो तापमान है उसका तापमान में क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये दो लेयर में बढ़ गया, समझ लीजिए। आंतरिक लेयर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तापमान एज इट इज रहा। ठीक, और ऊपरी परत है उसका तापमान में क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो ऊपरी परत का जो आयतन है वो घटते गया, यानी कि सिकुड़ते गया। ठीक, तो इस ऊपरी भाग में प्रत्येक क्रमिक परत अपने निचले वाले परत की तुलना में अधिक तेजी से ठंडी होती गई, यानी कि सबसे ऊपरी परत है वो सबसे अधिक ठंडी हुई, फिर इससे नीचे वाला परत इससे थोड़ा सा कम गति से धीमी गति से ठंडा, इससे थोड़ा कम धीमी गति से ठंडा, इस प्रकार से ये क्रम में ठंडी हुई। ठीक, जिसे सबसे ऊपरी परत है वो सबसे पहले ठंडा हुआ और सबसे अधिक संकुचित हुआ, इसका आयतन में सबसे अधिक घटाव हुआ सबसे ऊपरी परत में। ठीक, फिर है जेफ्रीज के सिद्धांत में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को परतों, जो शीतलन और संकुचन है उसके अंतर के स्वरूप से समझाया है। ठीक, जैसे हमने देखा है पहले यहाँ पर शीतलन हुआ, फिर धीरे धीरे इसमें शीतलन बढ़ते गया, ये स्थिर रहा, तो इसमें क्या है, अंतर उत्पन्न हुआ और इसी अंतर के माध्यम से इन्होंने पर्वत निर्माण के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। ठीक, चलिए अब आगे क्या कहते हैं जेफ्रीज महोदय, ये देख लेते हैं। जो नीचे वाला या केंद्र वाला भाग है जो कम ठंडी हुआ है और कम सिकुड़न है, वो क्या है, ऊपर वाली परत के संकुचन को बाधित करती है। ठीक, जैसे कि ये क्या है, एज इट इज है, इसमें संकुचन कम हुआ है और ये गर्म ही है ना, फैला ही है। तो ऊपर वाले जो संकुचन हो रहा है उसको ये क्या करेगा, रोकेगा। केवल ऊपर वाला जो भाग है वही बस संकुचित हो पाएगा, बीच जो है एज इट इज रहेगा। इसी को बोला है कि ये बाधा का काम किया है इसमें। ठीक, यानी कि रुकावट का काम किया है, किसके लिए, ऊपर वाला जो संकुचन है उसके लिए। ठीक, शीतलन जारी रहने पर जो पहले ठंडी हुई क्षेत्र है या सिकुड़ी हुई क्षेत्र है उसकी ऊपरी परत नीचे लगातार सिकुड़ती रहती है। ठीक, उसकी तुलना में बड़ी हो जाती है और उससे ठीक फिट नहीं हो पाता। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, ये तो बड़ी है और ये क्या है, सिकुड़ करके छोटी हो गई, तो इसमें तो फिर फिट होगा ही नहीं, है ना, ये कहना है। इस स्थिति में क्या होता है, जो ऊपरी परत है वो निचले जो सिकुड़ी हुई परत के साथ संयोजित करने में असफल होता है, यानी कि छोटा महसूस करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है,
क्षैतिज संपीड़न उत्पन्न होता है, ये कहा है। जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो इसके साथ संयोजन नहीं कर पाता क्योंकि इसका आकार छोटा हो जाता है और इसका आकार तो बड़ा रहता है एज इट इज। तो ये क्या करता है, इसके साथ संयोजन नहीं कर पाता और फिर इसमें क्या होता है, वलन पड़ने लग जाता है संपीड़न की वजह से, ये कहा है। ठीक, और इसी संपीड़न की वजह से इसमें लहरदार मोड़ पड़ते हैं और इसी लहरदार मोड़ को हम लोग बोलते हैं वलन, और इसी वलन से निर्माण होता है फिर वलित पर्वत का। ये है जेफ्रीज का सिद्धांत। अब एक शब्दों में इसको समझ लीजिए, जेफ्रीज ने क्या कहा है। जेफ्रीज ने कहा है कि प्रारंभ में जो पृथ्वी गर्म था उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, ठंडी होती गई। और इसकी जो पृथ्वी की ठंडी होने की प्रक्रिया वो कैसा था, क्रमिक दर क्रमिक और परत दर परत था। ठीक, जो पृथ्वी है, जो आंतरिक भाग है वो स्थिर था, यानी कि गर्म की गर्म था, धीरे धीरे ठंडी हो रहा था। और सबसे ऊपरी भाग है वो सबसे तेज गति से ठंडा हुआ। ठीक, तो ऊपरी भाग है जो सबसे तेज गति से ठंडा हुआ वो सबसे पहले सिकुड़ गया और तीव्र गति से सिकुड़ा। फिर इसके नीचे वाला लेयर धीरे धीरे ठंडा होते गए, तो इसमें क्या हुआ, अंतर आया, और अंतर आने की वजह से जो ऊपरी वाला परत है वो इसके साथ संयोजन नहीं कर पाया और इसमें फिर क्या हुआ, वलन पड़ गया, और वलन पड़ने से फिर पर्वत का निर्माण हुआ। ये इनका कहना है। ठीक, तो ये इनका पर्वत निर्माण का सिद्धांत, तापी संकुचन का। अब देख लेते हैं इनकी आलोचना, क्योंकि इनका भी जो विचार है वो थोड़ा सा मिथ्या लग रहा है। उसका रीजन नहीं बताया कि तापमान में संकुचन क्यों हुआ, प्रारंभिक तापमान कैसा था, किस प्रकार का था, ये सभी इन्होंने नहीं बताया है। ठीक, तो चलिए आलोचना देखते हैं। पहले इनकी जो आलोचना होता है वो होता है, पृथ्वी की संकुचन द्वारा उत्पन्न जिस बल द्वारा इन्होंने बताया है उसकी व्याख्या की ही नहीं है। किस बल द्वारा पृथ्वी का संकुचन हुआ है, तापमान ह्रास क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये इन्होंने नहीं बताया है, अपर्याप्त है ये। ठीक, फिर दूसरा इनका जो आलोचना हुआ है वो है, संकेंद्रित परत के रूप में शीतल होने की कल्पना भ्रामक है। इन्होंने पहले कहा कि जो केंद्र वाला परत है वो क्या है, गर्म ही है, और ऊपरी परत जो है वो लगातार ठंडी हो रही है, वो भी तीव्र गति से। तो इन दोनों में अंतर आया है ऐसे करके। लेकिन लास्ट में इन्होंने बीच में देखना है, लास्ट वाले लाइन के पहले वाले लाइन में इन्होंने क्या कहा कि आंतरिक जो सबसे आंतरिक परत है, केंद्रीय परत है, वो भी क्या हो गया, ठंडी हो गया, ये बोल दिया उन्होंने। तो ऐसे में थोड़ा सा भ्रामक हो गया कि केंद्रीय परत भी आपने शीतल बता दिया, इसको भी शीतल बता दिया, तो ये एक दूसरे में फिट कैसे नहीं होगा, संयोजन तो इसमें होना ही है। तो इन्होंने लास्ट पॉइंट में क्या कर दिया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि इसको भी शीतल बताया है और संकुचित बता दिया। ठीक, जबकि एज इट इज है। चलिए, तो ये इसका एक आलोचना हो गया, क्योंकि ये भ्रामक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। ठीक, फिर अगली आलोचना जो होता है वो है, यदि टर्शियरी युग में अल्पाइन पर्वत पर ध्यान दिया जाए तो यह असंभव सा लगता है, क्योंकि हमने देखा था पर्वत निर्माण कब से प्रारंभ होता है, टर्शियरी युग में देख रहे थे, है ना। तो टर्शियरी युग के जो पर्वत है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि इस प्रकार का पर्वत का निर्माण हो पाए। ठीक, चलिए, और फिर जेफरीज के सिद्धांत के अनुसार यदि हम लोग महाद्वीपों तथा महासागरों के वितरण की समानता होनी चाहिए, जबकि वितरण और महासागरों की और महाद्वीपों के वितरण में समानता है ही नहीं, है ना। और इनकी संकुचन के अकॉर्डिंग तो ये समान होने चाहिए, ये कहना है। फिर इस सिद्धांत के अनुसार जो पर्वतों की स्थिति है, सागरों की स्थिति है, उनमें समानांतर होने चाहिए, एक दूसरे के समांतर होना चाहिए वो, लेकिन वो एक दूसरे के समांतर नहीं है, किसी का क्षैतिज विस्तार है तो किसी का लंबवत विस्तार है ना। तो ये भी इसका एक आलोचना है। फिर इस सिद्धांत में यदि यह मान लेते हैं कि जो विशाल पर्वत है उसका निर्माण नहीं हो सकता है, और इसके विपरीत जो छोटे छोटे वलन हुए उससे छोटे छोटे पर्वत का निर्माण होता है, तो इसमें भी थोड़ा सा भ्रामक आ जाएगा, है ना। चलिए, फिर अगला जो आलोचना है वो है, इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के वितरण में निश्चित प्रणाली नहीं देखी जा सकती। ठीक, और जबकि जो भूतल है इसमें निश्चित प्रणाली में पाई जाती है, इसमें एक निश्चित क्रम पाई जाती है, एक निश्चित वर्ष में पर्वत श्रृंखलाएं वगैरह, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला उसमें आप लोग देखे हैं, प्रीकैम्ब्रियन का जो श्रृंखला है वो देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से एक निश्चित समय प्रणाली में निश्चित पर्वत निर्माण श्रृंखला आपको मिल गया है, लेकिन इनके अनुसार तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक, तो इसी वजह से इनकी आलोचना हुई है। चलिए, फिर आगे है आप लोग का कन्वेंशनल करेंट थ्योरी आर्थर होम्स का। आर्थर होम्स महोदय ने ये जो सिद्धांत है यह 1930 में दिया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग हैरी हेस का सिद्धांत देखेंगे, 1961 वाला सागर नीतल प्रसरण। ठीक,
तो पहले संवहन धारा सिद्धांत देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे हैरी हेस का सिद्धांत। ये सिद्धांत है सर्वप्रथम 2829 में आर्थर होम ने प्रस्तुत किया, लेकिन प्रतिपादन इसका पूरा 1930 में हुआ। ठीक, इस सिद्धांत का जो मूल अवधारणा है वो क्या कहता है या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। इस आर्थर होम्स के अनुसार जो पृथ्वी है उसकी मेंटल वाला भाग है वो रेडियो एक्टिव तत्वों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, और अत्यधिक ऊष्मा के कारण उसमें क्या होता है, संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक, और ये जो धाराएं हैं वो मेंटल के भीतर गर्म जो पदार्थ है उसको ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं और ठंडे पदार्थ के नीचे जाने से उसमें क्या होता है, उत्पन्न होती है। ठीक, ठीक उसी तरह जैसे कि पानी के उबलने पर होता है। तो ये इन्होंने बताया है कन्वेंशनल करेंट का। इसमें क्या होता है, जो मेंटल में मौजूद रेडियो एक्टिव तत्व है वो क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने क्या देखा है, ये क्रस्ट है, नीचे क्या है आपका मेंटल है, ये अर्ध पिघली अवस्था है, यहाँ पर कमजोर क्षेत्र रहते हैं आपके। तो यहाँ जो अर्ध रेडियो एक्टिव तत्व है इससे क्या बनता है आपका, यहाँ पर प्ल्यूम रहते हैं, मेंटल प्ल्यूम कहते हैं, यहाँ पर लावा रहता है ना। ये लावा जब बाहर आता है और यहाँ पर मैग्मा चैम्बर रहता है जहाँ पर मेंटल प्ल्यूम बनता है यहाँ पर, फिर यहाँ से फिर लावा बाहर आता है। ठीक, ये ऐसे, तो इस कन्वेंशनल करेंट के माध्यम से बाहर आता है ये। ठीक, जो पदार्थ है वो, और ये क्या होता है, गर्म होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो परत है हम इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, जहाँ से ये बाहर आता है, स्टेनोस्फीयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, आर्थर होम्स के अनुसार जो संवहन धाराएं हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक पृथ्वी की जो पपड़ी पर तनाव पड़ने से उत्पन्न होता है, तनाव और टेंशन की वजह से, और महाद्वीपों की गति और पर्वत निर्माण की व्याख्या करते हैं ये सभी। ठीक, तो ये दो तरीके के बल की वजह से होता है, एक तनाव से और एक संपीड़न की वजह से। और ये क्या करता है, ये जो कन्वेंशनल करंट है या संवहन धारा है, ये क्या करते हैं, महाद्वीप की गति और पर्वत निर्माण की जो व्याख्या है उसको पूरा करता है। ठीक, तो इसमें अपसरण या तनाव क्या होता है ये वो देख लेते हैं। जब संवहन धाराएं ऊपर उठती हैं तो क्षैतिज रूप से दो चट्टानें विपरीत दिशा की ओर जाते हैं, इसको बोलते हैं अपसरण। जैसे कि ये चट्टान है और ये चट्टान है, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर से आप लोगों का ये स्फीनोस्फीयर है, कमजोर भूमि है, यहाँ से आपका मैग्मा बाहर आ गया है ना, तो यहाँ पर लावा बन गया। तो ये दो स्थल है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक, ये बताया है। तो यहाँ पर तनाव या अपसरण बल कार्य करता है। ठीक, इस तनाव बल के कारण क्या हो जाएगा, क्रस्ट खींच जाती है, कहाँ, एक दूसरे से दूर खींचती है और पतली हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। विखंडन होने की वजह से फिर लावा इससे बाहर आ जाता है। ठीक, चलिए, इन खंडों के बीच क्या होता है, जाहिर सी बात है दरार पड़ जाता है। दरार पड़ जाता है तो फिर यहाँ पर से पिघला हुआ जो मैग्मा है वो ऊपर उठता है और नए क्रस्ट का निर्माण करता है, जैसे कि मध्य महाद्वीपीय कटक के पास आप लोग देखे हैं, है ना। तो इस प्रकार जो अपसारी धाराएं हैं ये महासागरों का विस्तार करते हैं और महाद्वीपीय का विस्थापन करता है। इसमें क्या होता है, जो हमने पहले ही देखा है, दो महाद्वीप जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये महाद्वीपों का क्या करता है, विस्थापन करता है, और महासागरीय क्षेत्र का क्या करता है, ये विस्तार करता है। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं यही अभिसरण क्षेत्र में जहाँ संवहन धाराएं क्षैतिज रूप से प्रवाहित होते हैं, वह क्या होता है, ये नीचे की ओर अभिसरित हो जाते हैं। फिर इससे क्या होता है, जो ऊपरी क्रस्ट है इसके खंडों को एक दूसरे की ओर ढकेलती हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, ये यदि कमजोर स्थल नहीं है, मजबूत स्थल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो मैग्मा है ये यही नीचे जमने लग जाएंगे, और यही नीचे जमेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ये आपका स्थल खंड है, यहाँ आपका मैग्मा चेम्बर है, यहाँ से मैग्मा यहाँ ऐसे बह रहा है, तो ये ऊपर नहीं उठ पाएगा क्योंकि यहाँ पास कोई कमजोर स्थल है ही नहीं स्टेनोस्फीयर में। तो ये जो मैग्मा है ये यहाँ आके जमने लग जाएगा, और यहाँ जमेगा तो यहाँ पास क्या रहेगा, दबाव पड़ेगा इसमें। इसमें दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, इसमें फिर इस प्रकार का एक संपीड़न उत्पन्न हो जाता है। ठीक, जिसमें आपका भू अभिनतियाँ बन जाती है, फिर तलछट जमाव जो है वो मुड़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक, जिससे आपका ऊपर नीचे उठने से इसमें वलित पर्वत का निर्माण होता है, ये बताया है। ठीक, तो जो कुछ गहरे भाग बन जाते हैं, गर्त वगैरह, कुछ आपका ऊपर ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो वलित पर्वत का निर्माण करता है। तो ये है आप लोग का कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ठीक, ये आपका दिया हुआ है डायग्राम भी। चलिए
आगे बढ़ते हैं, डायग्राम को आप लोग देख लेंगे। आगे है आप लोग का सागर नीतर प्रसरण सिद्धांत। क्योंकि आपको कन्वेंशनल करेंट सिद्धांत इसी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। इसमें भी आपका सेम कन्वेंशनल करेंट का जो व्याख्या है वो ही समझाया गया है। ठीक, तो सागर नीतर प्रसरण सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है हैरी हेस ने, आपको याद रखना है। ठीक, सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस ने। यहाँ पर लिख लेंगे कब दिया? 1961। कहीं पर 1961-62 रहते हैं, कहीं पर 1961 रहते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। 1960-61 भी मिल जाएगा कहीं पर, कुछ हुए 1961-62 मिलते हैं। तो आप लोग इसको 1961 लिख के चलना। किसने दिया है? हैरी हेस ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो ये जो सिद्धांत है, यहाँ पर देखो ये सन भी दिया हुआ है। ठीक, 1960-61 में, मुख्य रूप से 1961 माना जाता है। इस सिद्धांत में क्या होता है, जो सागरी तल है उसका प्रसरण होता है, उसका विस्तार होता है, उसका फैलाव होता है, और इसमें जो कटक है उसका निर्माण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, महाद्वीप है उसका संचलन होता है, उसको गति मिलता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी का मेंटल भाग है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये आपका स्थल है, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, यानी कि ये मेंटल वाला क्षेत्र है। ये कैसा रहेगा? द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में। यहाँ मैग्मा चेम्बर रहेगा आपका। ठीक, ये मैग्मा चेम्बर से क्या हो जाएगा, संवहन धारा उत्पन्न होगा, कन्वेंशनल करंट, क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव तत्व है बहुत सारे। रेडियो एक्टिव तत्व की वजह से इसमें कन्वेंशनल करंट उठेगा। कन्वेंशनल करंट उठेगा तो ये क्या हो जाएगा, जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा। मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ पर लावा बन के निकलेगा। जब लावा बन के निकलेगा तो जो स्थल खंड है वो क्या हो जाएगा, इसमें टेंशन आएगा और ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएगा। फिर यहाँ से ये लावा जो है ये एक नए सागरी क्रस्ट का निर्माण करेगा। ठीक, ये बताया है। जो लावा होता है वो क्या होता है, बेसाल्टिक होता है आपका मैग्मा जो है वो, और इस दरार से बाहर आता है। ठीक, तो यही क्या है, सागर नितल प्रसरण है। इसमें क्या होता है, जो मैग्मा आपका बाहर आया है सागर में, वो जो नई क्रस्ट है, नई है, वो आपको पास में रहेगा, और जो पुरानी है वो क्या है, दूर की ओर ढकेलती जाएंगी, ये जो नई मैग्मा है वो। ठीक, तो आपको याद रखना है, जो सागर नितल है उसमें जो नई मैग्मा है वो पास में रहेंगे, और जो पुरानी मैग्मा है वो दूर चले जाकर जम जाएंगे। इससे क्या होता है, आपका कटक का निर्माण होता है। ठीक, तो ये है आपका सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। चलिए अब इसकी मुख्य साक्ष्य देखते हैं, क्या क्या स्रोत है सागर नितल प्रसरण के, ये देखते हैं। ठीक, तो पहला जो साक्ष्य है वो है चुंबकीय पट्टियों की समरूपता या एकरूपता। इसमें क्या होता है, जो मध्य महासागरीय कटक है उनके दोनों ओर समान दूरी पर स्थित जो चुंबकीय पट्टियां हैं वो हमको बताता है कि सागर नितल प्रसरण होता है। और हमने देखा भी है, हमें पता भी है, जो मध्य अटलांटिक कटक है वो एक प्रकार का क्या है, सागर नितल प्रसरण वहाँ पर हो रहा है, एक नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, जो कि ए आकार का घाटी बन गया वहाँ पर, है ना। तो ये यही क्या है, आपका ए आकार का जो कटक बना है, यही तो है आपका सागर नितल का प्रसरण, है ना। यहाँ पर से लावा निकल रहा है लगातार, और ये बढ़ते जा रहा है। ये आपका डॉल्फिन उभार है, ये चैलेंजर उभार है, बीच में आपका रोमांस गर्त बन गया है ना। तो ये है। फिर आप लोग की चट्टानों की आयु, जो चट्टानों की आयु हम लोग सोलर रेडिएशन के माध्यम से या अन्य माध्यम से चेक करते हैं, तो इसमें हमको पता चल जाता है कि कौन सी चट्टान जो है वो नवीन है और कौन सी पुरानी है। जो नवीन चट्टान होता है वो दर्शाता है कि इसकी जो उद्भव है वो वर्तमान में हुआ है, और जो पुरानी चट्टानें हैं या दूर है थोड़ा दूर है इससे, वो पुरानी है इससे। ठीक, फिर क्या होता है, तलछट की मोटाई। तलछट की मोटाई जो है वो भी बता देता है कि आपकी जो सागर नितल है वो किस प्रकार का है ना। कटक के पास वाला जो तलछट है उसकी मोटाई कम होती है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, अभी नया नया मैग्मा जो है वो बाहर आ रहा है लावा बन के, है ना। और जबकि दूर वाला देखेंगे तो ये क्या रहता है, कठोर रहता है और इसकी मोटाई अधिक होती है, क्योंकि ये जो नए मैग्मा बाहर आ रहे हैं वो यहाँ पास क्या करेंगे, जो पुरानी मैग्मा है उसको ढकेलते हैं दूर की ओर। ठीक, ये है। तो तलछट की मोटाई भी बता देता है। फिर है ज्वालामुखी और भूकंपी गतिविधियाँ, ये भी क्या करते हैं, आपके सागर नितल प्रसरण की एक साक्ष्य है। ठीक, तो ये है आप लोगों की सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ये आपका दिया हुआ है इसमें। ठीक, इससे संबंधित डायग्राम है वो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जो बच गया है आपका सिद्धांत जो है डेविस और पेंग का सिद्धांत। ठीक,
ढाल विकास का सिद्धांत है वो हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, तो डेविस और पेंग का जो सिद्धांत है इसमें आप लोग का भूगर्भिक चक्र वाला सिद्धांत देखेंगे, और साथ में डेविस का जो ढाल पतन सिद्धांत है और ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत है पेंग का, वो भी देखेंगे। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद आप लोग का जो कोणीय ढाल सिद्धांत है ये भी हम लोग इसी में देखेंगे, तो कल कंप्लीट हो जाएगा आपका ये जो पोर्शन है वो। ठीक, चलिए आज